अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे का आगाज़ करेंगे इस अच्छी बात के साथ कि जब भी कोई इंसान किसी काम करने को मिशन रखता है और ख़ास मिशन लेकर किसी काम को करना चाहता है, उसका इरादा रखता है, तो उसके बीच में यकीनन हर्डल्स आते हैं, परेशानियाँ आती हैं और नाकामी भी कभी कभी उसका मुकद्दर ठहरती है। लेकिन असल बात यह है कि जब आप किसी काम को करने का इरादा कर लें, कोई मिशन अपना लें, तो फिर उसको मुकम्मल करने की ठान ले। चाहे कितनी भी बड़ी कोई रुकावट आए, चाहे कोई परेशानी आए, आपने डट कर मुकाबला करना है। तो यकीन करें कि आप जब साबित कदमी से काम करेंगे, जब आप अपनी हिम्मत नहीं हारेंगे, तो कामयाबी आपका मुकद्दर ठहरेगी। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि बीच में हर्डल्स आते हैं, परेशानियां आती हैं, तो वो उससे डर कर परेशान हो जाते हैं और अपना जो मिशन है उसे छोड़ देते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि वो चाहे कितनी भी परेशानियां आए, पड़ाव आए और हर्डल्स आए, नाकामियों का सामना करना पड़े, लेकिन वो अपना जो काम है, अपना जो मिशन है, उसे छोड़ते नहीं और एक ना एक दिन हम देखते हैं कि वो कामयाब हो ही जाते हैं। बहुत बड़ी सादिक आती है ना वो मिसाल कि आपने देखा होगा चूंटे को कि बारहा आप उसको दूर कर देते हैं, एक जगह पर वो जाना चाहता है, आप उसे पीछे करें, फिर वो वहीं आता है, फिर वो वहीं आता है। ऐसी मकड़ी की भी मिसाल है, आप दीवार पे चढ़ेगी, फिर दोबारा आप उसको गिरा दें, वो फिर वहीं चढ़ेगी। तो हम जानवरों से जब सीख सकते हैं, जब हम हशरात से सीख सकते हैं कि वो हिम्मत नहीं हारते और एक ना एक दिन अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, तो यही हिम्मत और अज़्म हमें भी अपनाना है और ज़िंदगी का मिशन बना लें कि हमें आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, लोगों में खुशियाँ बांटनी है और कोई भी एक अच्छा काम रोज़ाना करना है। तो आगे बढ़िए और इसी मिशन के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, खूबसूरत बनाइए। मौसम की बात कर लेते हैं आज की अच्छी बात के बाद। तो मौसम पर नज़र डालें तो सबसे पहले लाहौर की बात करेंगे। लाहौर का तो कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि आज सूरज निकला हुआ है। सर्दी में कुछ कमी वाक़ई हो चुकी है और मैक्सिमम आज 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा जा सकता है। लाहौर के बाद हम रुख करेंगे इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद में 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और मौसम खासा खुशगवार है, सूरज चूँकि निकल चुका है। इसी तरह कराची की बात की जाए तो कराची में वैसे तो हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो हैं वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड आज कम से कम रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेंगे, लेकिन जो सर्दी है वो अभी काफ़ी मौजूद है कराची में और खूब हवाएं भी चल रही हैं। इसके बाद रुख कर लेते हैं पेशावर का। तो पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। पेशावर के बाद हम कोयटा का रुख करते हैं और कोयटा में 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत रहेगा और कोयटा वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि अब सूरज भी निकल आया है और कुछ ठंड में कमी भी वाक़ई हो गई, क्योंकि जम चुका था लाहौर सर्दी में। तो अब मैक्सिमम आज 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जा सकता है। इसके बाद आज़ाद कश्मीर का रुख कर लेते हैं। आज़ाद कश्मीर में दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और मौसम खुशगवार होने के साथ साथ सूरज भी निकल आया है, तो खासा अच्छा हो गया है। तो अच्छा डे प्लान करें आगे अपना और इसी मौसम को देखते हुए अपनी जो ट्रिप्स हैं, क्योंकि अभी बस एक आध दिन में वीकेंड शुरू होने वाला है, आज फ्राइडे, तो हम फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है वो मौसम को एंजॉय करने का प्लान भी रखते हैं, अपने फूड को भी उसी तरह प्लान करें और अपनी फैमिलीज़ के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। और अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है खेल में क्या हो रहा है। और खेल के मुतालिक अच्छी खबर यह है कि जनाब जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि लाहौर में आज बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान मैच होने जा रहा है। तो इसी बारे में बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे उस्मान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तो उस्मान बताइएगा कैसी तैयारियां हैं, मैच आज शुरू होना है, कितने बजे मैच खेला जाएगा और सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा, शायकीन कितने पुरजोश हैं ये भी बताइए। आज बिल्कुल पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। आज उस सीरीज़ का पहला मैच यहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। टॉस जो है 1:30 बजे हो जाएगा, 2 बजे मैच का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा। मैचेस के हवाले से कज़ाफ़ी स्टेडियम की तैयारियाँ अरूज पर हैं। टीमें इस वक्त लाहौर के निजी होटल में मौजूद हैं। 2 बजे मैच से कबल तकरीबन 12 से 1 बजे के दौरान टीमें यहाँ पर पहुँच जाएंगी और यहाँ पर मैच का आगाज़ हो जाएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम में सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम हैं। नेशनल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के तमाम जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए हैं। लिबर्टी वाला गेट है
वो ओपन रखा गया है, जहाँ से शायकीन क्रिकेट की आमद होगी। 3 पार्किंग पॉइंट्स बनाए गए हैं FC कॉलेज में, लिबर्टी के पास, और उसके अलावा जामिया शरीफ पार्क और पंजाब यूनिवर्सिटी में भी पार्किंग पॉइंट्स बनाए गए, जहाँ पर शहरी अपनी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल पार्क करेंगे। वहाँ पर शटल सर्विस के जरिए उन्हें यहाँ पर लाया जाएगा और यहाँ पर वॉक थ्रू गेट से गुजरकर शायकीन क्रिकेट अंदर जाएंगे और एनक्लोजर से अपने सीट पर जाकर मैच को एंजॉय कर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से यहाँ पर तो जिस तरह हम देख रहे हैं उस्मान के बड़ी ज़बरदस्त तैयारियां की गई हैं और कल से इनका आगाज़ कर दिया गया था। मैच के लिए एक्साइटमेंट है। बांग्लादेशी टीम की जो है ना वो क्या तासुरात रहे और वो कितने एक्साइटेड हैं पाकिस्तान आने के बाद? जी, बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो है वो 12 साल बाद पाकिस्तान का दौरा कर रही है। पाकिस्तान में 12 साल बाद यहाँ पर पाकिस्तान उनकी मेज़बानी करने जा रहा है। काफ़ी एक्साइटेड थे यहाँ पर और सिक्योरिटी से खासे मुतमईन थे। कल यहाँ पर ट्रैफिक रहनुमाई हुई और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद बताया कि वो काफ़ी मुतमईन है सिक्योरिटी से, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और उनको यहाँ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जा रही है। यहाँ पर उनके साथ जब यहाँ पर सिक्योरिटी जब बांग्लादेश टीम यहाँ पर आती है तो तमाम रास्ते उनके बंद कर दिए जाते हैं रूट के, और सिर्फ बांग्लादेश टीम और पाकिस्तान टीम आती है उनके साथ होती है सिक्योरिटी के। और फिर उसके बाद मैचेस के जब यहाँ से रवाना होते हैं तब भी तमाम रास्ते जो हैं जो होटल तक हैं वो बंद कर दिए जाते हैं और फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जा रही है और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान में आकर। और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का फिलहाल कोई मसला नहीं है और वो काफ़ी मुतमईन है। तो ये भी बताइएगा कि जब ये एंट्री दी जाएगी, जो लोगों ने आज टिकट्स ले रखे हैं मैच को बराह रास्त देखने के लिए और वहाँ पर ग्राउंड में, उनको एंट्री कब से दी जाएगी? क्योंकि एक बड़ा तवील प्रोसेस होता है, सिक्योरिटी चेक होता है और फिर उसके बाद उनको अंदर जाने दिया जाता है, NIC चेक होते हैं। जी बिल्कुल, 12 बजे के बाद से शायकीन क्रिकेट की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा क्योंकि 1:30 बजे टॉस है और 12 बजे के करीब ही जब टीमें यहाँ पर पहुँचेगी उसके बाद शायकीन क्रिकेट की आमद का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और एक ही रास्ता है जहाँ से शायकीन क्रिकेट की जो आमद का सिलसिला होगा। यहाँ पर वॉक थ्रू गेट्स लगे हुए हैं जहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर भी मौजूद है, जहाँ पर उनकी तलाशी के बाद और ID कार्ड चेक करके उसके अलावा टिकट भी चेक की जाएगी। उसके बाद ही शायकीन क्रिकेट को अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। उसके अलावा एनक्लोजर्स पर भी PCB के नुमाइंदगान मौजूद हैं जो अपने डिवाइस पर उनका जो ID कार्ड है और उसके अलावा टिकट है उसको चेक करेंगे। उसके बाद उनको अप्रूव करके ही एनक्लोजर में जाने की इजाज़त दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। उस्मान भट्ट हमारे साथ मौजूद थे और हमें अपडेट कर रहे थे कि पाकिस्तान बमुकाबला बांग्लादेश T20 मैच होने जा रहा है जिसकी भरपूर तैयारियां कर ली गई हैं और लाहौर में मैच होने जा रहा है। तो बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा क्योंकि 12 साल के बाद टीम आ रही है, तो हम सब खास एक्साइटेड हैं और हम भी मैच देखेंगे अपने शो के बाद। आपने भी देखना और खूब इंजॉय करना। अब कुछ बात कर लेते हैं एक ऐसी खबर में आपको अपडेट करते चलें क्योंकि बैनुल अक़वामी इदारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तशवीशनाक रिपोर्ट सामने आ गई है और मसला कुछ यूँ है कि 2019 में पाकिस्तान में करप्शन कम होने के बजाय बढ़ चुकी है और 10 साल में पहली बार पाकिस्तान का स्कोर बढ़ने के बजाय कम हो गया है। तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है जहाँ हम देख रहे हैं कि अगेंस्ट करप्शन ड्राइव्स चलाई जा रही हैं और इस हुकूमत का एजेंडा ही यही था कि करप्शन का खात्मा करना है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का जो स्कोर है वो गिर गया है क्योंकि स्कोर 33 से कम होकर 32 हो गया है। अब तहरीक इंसाफ के जो दावे थे, वादे थे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आने के बाद तो लगता है कि बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो बात करेंगे तमाम चीज़ों पर, हमारा क्या सिचुएशन रहेगी इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराएं। डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि माहिर मुआशियात हैं, माहिर कानून हैं, साथ साथ टैक्स एक्सपर्ट भी हैं। सो वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या वजह है, जब हम बात कर रहे थे पहले भी मुख्तलिफ शोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं कि करप्शन का खात्मा होगा, सबसे ज़्यादा फोकस ही करप्शन के ऊपर है, करप्शन का ख़त्म करेंगे, लूटी हुई दौलत वापस लेकर आएंगे, लेकिन ये तो रिपोर्ट्स कुछ और ही कह रही हैं। इसका मतलब आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जी, जो इंतखाबात के दरमियान नारे थे कि हमारा सबसे बड़ा मकसद पाकिस्तान में एक तो बदअनवानी ख़त्म करना और इंसाफ लाना, दोनों महाज़ों पे हम देखते हैं कि इतने महीने गुजर जाने के बाद जो हमें ढांचे के अंदर तब्दीलियां करनी चाहिए थी, जिसका जिक्र आपने देखा होगा कि इस रिपोर्ट में भी है कि आपके यहाँ सबसे पहले तो सियासत के अंदर उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा जो है वो फिनेंसिंग होती है ऐसे तबकात की तरफ से जिसके ऊपर
ऊपर आपका कोई चेक नहीं है। और अगर आप इस पर गौर देखें तो आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ये नहीं बताती कि उसके डोनर्स कौन हैं, फाइनेंसियर्स कौन हैं, और ये मुकदमात भी चल रहे हैं, कई फंडिंग कहाँ से हुई। तो बुनियादी ढांचा तो वहीं से आकर ख़राब होना शुरू हो जाता है जब आपकी सियासी जमातों के अंदर ख़ुद भी जो है वो शफाफियत ना हो। और शफाफियत ना होने की एक मैं आपको बहुत बड़ी वजह ये भी बताता हूँ कि दुनिया के सारे ममालिक में जो सियासी जमातें होती हैं वो अपनी इनकम टैक्स के गोशवारे भी जमा करवाती है, क्योंकि देखा जाए कि वहाँ उनके अखराजात क्या हैं, कौन उनको पैसे दे रहा है। और हमारे यहाँ कोई भी सियासी जमात जो है अभी तक उसने ये रियलाइज़ नहीं किया, क्योंकि ये हम सिर्फ अगर एक पार्टी पे इल्ज़ाम देंगे तो शायद मुनासिब नहीं होगा, मगर हमें अपने मजमूई ढांचे में जो है वो तब्दीली की ज़रूरत है। और मजमूई ढांचे में तब्दीली करने के लिए महज नारेबाजी या सिर्फ आप रोज़ कहते रहें कि हम जो है वो करप्शन के ख़िलाफ़ हमारा जहाद है, मगर आपने देखा प्रोसिक्यूशंस नहीं होती, वहाँ जाकर लोग जो हैं उनको ज़मानतें मिल जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर या तो आप तहकीक सही नहीं करते, आपसे तफ्तीश की कैपेसिटी नहीं है, या आपके यहाँ प्रोसिक्यूशन करने का या आपका जो अदल का निज़ाम है। तो जितने भी आपने हम बात करें डॉक्टर साहब कि अदल का निज़ाम है, प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है, जहाँ पर इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि नैब की कारकर्दगी बेहतर रही है, बतदरीजी उसमें बेहतरी आई है। तो कहीं ना कहीं ये जो हम बात करते रहे थे कि नैब हमारा सोया हुआ था या हमारे इदारे अदालतें स्लो प्रोसेस में लेके जा रही थी चीज़ों को, वो चीज़ें बेहतर हो रही है प्रोसिक्यूशन का निज़ाम? जी नैब के है तो डिलेड। जी हाँ, बहुत अरसा लग जाता है उनके कानून में तो 1 महीने का। और ऐसे ट्रायल जो हैं जिनमें आप देखेंगे कोई बड़ी करप्शन इन्वॉल्व हो तो कागजात मौजूद होने चाहिए, आप महज इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते। नैब ने कल ही चेयरमैन ने उनके फरमाया कि हमने 156 बिलियन की रिकवरी करके दिखाई है। एक तरफ उनका मौक़िफ़ तो ये है कि हम काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सियासी लोगों का मौक़िफ़ ये है कि ये सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो एक क्रेडिबिलिटी का भी हमारे यहाँ बहुत बड़ा इशू है, यानी कि अगर हमारे अपने अदारों की क्रेडिबिलिटी खो बैठें तो फिर ये होता है कि उस मुल्क के अंदर एक परसेप्शन बन जाता है कि यहाँ हो सकता है कि हमारे यहाँ कई ममालिक से कम करप्शन हो जिनको बेहतर नंबर मिला है, मगर हमारा परसेप्शन बहुत ख़राब है। और हमारा परसेप्शन जो सबसे बड़ा ख़राब है वो उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जितने भी सियासी जमातें हैं या ग्रुप्स हैं उनके दरमियान बुनियादी चीज़ों पे इत्तेफाक राय नहीं होता कि हमें एक अच्छा एहतसाब का निज़ाम बनाना चाहिए जिसको हम सारे माने। अब देखिए जैसे असल मसला है ना कि ब्लेम गेम से हम नहीं निकलते, परसेप्शन कैसे दुरुस्त हो। अब इस परसेप्शन की वजह से और फिर इस तरह से कि जब रिपोर्ट्स आ जाती हैं कि तो बड़ी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो जाती है, ना सिर्फ आवाम के अंदर बल्कि जो इमरान खान साहब बात करते रहे कि इन्वेस्टर्स को लेकर आना है, बिजनेस कम्युनिटी को इंगेज करना है। तो जब ऐसी कोई रिपोर्ट आ जाती है, हम ऑलरेडी इतने ज़्यादा क्राइसिस में हैं और उसकी वजह से हमारा जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप समझते हैं स्टॉक मार्केट्स हमारी क्रैश कर जाती हैं, ज़रा सी एक हड़ताल होती है या कोई ऐसी चीज़ आती है, कोई एक स्टेटमेंट इवन आता है, तो इसकी वजह से आप समझते हैं कि सरमायाकार जो है बाहर बैठा हुआ वो परेशान होगा, सोचेगा कि एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि मैं इधर करूं भी या नहीं करूं। जी बहुत ये आपने जो है एक बहुत जो है एक ऐसे पहलू की तरफ इशारा किया है जिसकी तरफ ना सिर्फ तवज्जो होनी चाहिए बल्कि यही वो नुकसानदेह। पाकिस्तान में जैसे अभी डेवॉस में मीटिंग ख़त्म हुई तो वहाँ जो कंसेंसस था, अब पाकिस्तान में सिक्योरिटी से रिलेटेड पहले उनके कंसर्न होते थे और वह नहीं आते थे, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा नहीं थे, मगर उनका सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनकी जो है वो वायलेशन होती है। अगर आप अदारों के पास जाएं तो जल्दी इंसाफ नहीं मिलता है और शफाफियत नहीं है, और हम अपने जैसे बदलती हुई दुनिया ने अपने यहाँ अच्छे वन विंडो सिस्टम बनाए हैं, आप उनको फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं, आपके यहाँ वही पुराने ज़माने की। लेकिन देखें ना ग्राम साहब, जहाँ हम हुकूमत की बात करते हैं, फैसिलिटेट करने की बात करते हैं, सिस्टम्स की बात करते हैं, तो इस पर तो हमें क्रेडिट शायद कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को देना पड़ेगा कि कुछ ऐसे पोर्टल्स डिज़ाइन किए गए अगेंस्ट करप्शन ड्राइव्स कहीं गई कि आप जो है एप्लीकेशंस लाएं और जमा कराएं। सिटीजन पोर्टल हमारे सामने मौजूद है कि जहां पर भी आपको कंप्लेन मौजूद हो आप लेकर जाएं और करप्शन को रिपोर्ट किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हमारा माइंडसेट बन चुका है या हम लोग इस सिस्टम में इतना ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुकी है हमारे अंदर वो करप्शन वाली बात कि हम भी कहते हैं कि जनाब ठीक है यार बस ये काम कराओ और ख़त्म करो। तो वो सिटीजन पोर्टल या वो सारी चीज़ें
यहाँ सिस्टमेटिकली हम भी उसका पार्ट नहीं बन रहे, आवाम का भी ये रोल है जिसकी वजह से करप्शन ख़त्म नहीं हो रही है? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। एक मजमूई कल्चर जब ऐसा बन जाता है जहाँ लोग एक आप समझ लीजिए कि शिकस्त खुर्दा जहनीत में आ जाते हैं। अब वो समझते हैं कि चूँकि पैसे के बगैर काम हो ही नहीं सकता है या दूसरे मीन्स इस्तेमाल किए बगैर काम नहीं हो सकता, तो वो भी फिर उसको अपने लिए एक समझ लेते हैं कि ऐसा ही होता है और कोई उसको रजिस्ट करने को तैयार नहीं होता। मगर उससे बड़ा जो मसला मैं समझता हूँ पाकिस्तान में वो ये है कि अगर आप देखें तो बहुत पहले 1968 में एक बहुत बड़े नोबेल प्राइज़ याफ्ता इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कई साल लगा के किताब लिखी एशियन ड्रामा इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन। तो उन्होंने जो चीज़ पॉइंट आउट की वो ये थी कि जहाँ लॉ मेकर्स और जो लॉ कीपर्स और लॉ ब्रेकर्स, यानी जिन्होंने कानून बनाना है, जिन्होंने कानून नाफिज करना है और जिन्होंने कानून तोड़ना है, अगर उनका कोई इत्तेहाद हो जाए, नेक्सस हो जाए, अनहोली अलायंस हो जाए, तो फिर उस माशरे में ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसी की तरफ आपने बिल्कुल दुरुस्त इशारा फरमाया कि हमारे यहाँ एक मजमूई तासुर ये है कि इसके बगैर तो कोई काम होता ही नहीं है। इसीलिए क्योंकि ऊपर जब तक हम इस नेक्सस को ख़त्म नहीं करेंगे, हमारे वज़ीर आज़म मोहतरम बावजूद इसके कि बहुत सिंसेरिटी से, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, हर चीज़ की तरफ वो इशारा भी करते हैं, मगर अमल दरामद क्यों नहीं हो पाता? उसके अंदर एक इस जहनीत का और एक उस ढांचे का बहुत हिस्सा है। अब देखें ना, जहाँ हम हर चीज़ का ब्लेम हुकूमत पे दे देते हैं, हर चीज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पे डाल देते हैं, ऑल्दो है आवाम की केयर करना, मुल्क की बेहतर सूरत हाल करना, लेकिन कहीं ना कहीं आवाम की अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, छोटी जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपना किरदार अदा करें, क्योंकि हुकूमत छोटी है, आवाम ज़्यादा है, हम बहुत ज़्यादा जल्दी बेहतरियाँ ला सकते हैं। अच्छा, एक और बात है कि जैसे इमरान खान साहब के बारे में आपने कहा डॉक्टर साहब के बहुत ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, ईमानदार हैं, और ये दुनिया कह रही है, ये हम सिर्फ नहीं कह रहे। अभी हालिया दौरा हुआ डेविस में, जहाँ पर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से भी जो है ना वो शिरकत की है इमरान खान साहब ने, और काफ़ी लोगों से वहाँ पर मुलाकातें भी हुई हैं। आपको लग रहा है कि बज़ाहिर कोई अचीवमेंट्स होती नज़र आएंगी, या उसका आउटकम उसका क्या आप देख रहे हैं? जी, वहाँ 3 मसाइल थे मैं समझता हूँ। एक में तो उन्होंने बहुत कामयाबी के साथ कश्मीर के मसले को उठाया, और जो आमतौर पर हमारे ऐसे फोरम्स पे बहुत कम जो है उठाया जाता है, और वेस्ट जिसका बहुत ज़्यादा इंडिया के साथ एक कंज्यूमर मार्केट होने की वजह से ताल्लुक़ है, उसको उन्होंने काउंटर करने की पूरी कोशिश की। दूसरा, उन्होंने पाकिस्तान का ये मुकदमा भी अच्छा पेश किया कि हम आइंदा जाकर अपनी मईशत को बेहतर करना चाहते हैं। और तीसरा जो है, उन्होंने एनवायरनमेंट के ऊपर इस दफ़ा डेवोस के अंदर ज़्यादा जोर चुके एनवायरनमेंट, और खान साहब बहुत पहले से ही हमारे जब अभी वज़ीर आज़म मोहतरम नहीं भी बने थे तो आपको पता है कि वो बहुत कम सियासतदान थे जो माहौलियात के बारे में इस कदर सेंसिटिविटी रखते हैं, और उसके बारे में वो ठोस से, और उन्होंने दरख्तों के लगाने की मुहिम से लेकर और दूसरे जो हमारे यहाँ एनवायरनमेंट के बड़े इशू हैं, कम अज़ कम वो उस पर सेंसिटाइज हैं। जबकि आपने देखा होगा कि बहुत कम दूसरे आपके किसी सियासी लीडर को कभी इसके ऊपर बात करते देखा होगा, वो आमतौर पे एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशों से उन्हें मौका नहीं मिलता। मगर जो ह्यूमैनिटी से रिलेटेड इशू हैं, जिसके लिए हम भी बहुत बड़े जिसके विक्टिम हैं, इस क्लाइमेट चेंज के और इस एनवायरनमेंट की जो पोल्यूशन है। अब आप कराची का ही हाल देख लीजिए कि वहाँ गंदगी का क्या हाल है, और मकामी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, अब अगर वो वफाक पे इल्ज़ाम लगाते रहें कि आप आकर कूड़ा उठाएँ, और ये बात आपने बिल्कुल सही कि अगर इसी तरह आवाम भी सिर्फ यही इल्ज़ाम लगाते रहें कि निज़ाम ख़राब है, निज़ाम ख़राब है, और अपनी दुरुस्तगी ना करें, तो ज़ाहिर है फिर माशरा मजमूई तौर पर दुरुस्त नहीं हो पाता। तो डॉक्टर इकराम साहब, आप कड़ी नज़र रखते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं हमारे यहाँ, हम पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट में भी हैं, उसके अलावा इस तरह की रिपोर्ट्स जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से आएँ और फिर एक ओवरऑल इमेज होता है आपके मुल्क का, उसको देखते हुए आप इकोनॉमिक सिचुएशन को, जैसे हुकूमत हमें बार बार दावे कर रही है, दिलासे दे रही है कि बेहतर होगी आगे जाके मार्च अप्रैल तक सूरत हाल, आपको लगता है ऐसे ही होने जा रहा है? जी, मैं इससे ज़रा इख्तलाफ करता हूँ, क्योंकि अभी तक जो पॉलिसीज़ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बनाई हैं, क्योंकि अब ज़्यादातर उनकी वजह से जो बहुत इंटरेस्ट रेट हाई है, अब उनका ये उसमें बयानिया ये होता है कि चूँकि इन्फ्लेशन बहुत हाई है, अफरात ज़र इतना ज़्यादा है, तो अगर हम इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो बहुत नुकसान होगा, और उसकी वजह से बाहर से हमें बहुत पैसा भी आ रहा है। तो वो भी जो हमारी बाहर से IMF के
ट्रेंड लोग आए हैं, वो भी यहाँ की रियलिटीज़ को, यहाँ की लोकल जो हमारी बिज़नेस की सिचुएशन है उसको उतना नहीं समझते। और जो इसके अंदर लोग थे पीपल्स पार्टी के ज़माने से लेकर आज तक 10 साल जमहूरियत को हुए, अब ये 2 साल ये भी इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएंगे। किसी ने ये कोशिश नहीं की कि वो अपने थिंक टैंक बनाकर और उनको कम से कम सारी सियासी जमातें एक बात पे मुत्फिक हो जाती कि पाकिस्तान के जो माशी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, गरीब लोग बेचारे अब आटे को रोटी को तरस रहे हैं। ये सूरत हाल मेरे लिए बहुत तकलीफ़ देह है कि बावजूद हमारे पास बेहतरीन ज़हन है और हमारे पास जो है लड़ने के लिए इनके पास और बहुत से मौक़े हैं, मगर ये एक चीज़ छोड़ दें, अगर हमने कौमों की ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत पोटेंशियल है। पाकिस्तान के आप देखिए इतनी बड़ी आबादी है, पाकिस्तान का ज़हीन लोग हैं, यही लड़के जो हमारे ए लेवल में ओ लेवल में इतना आउटस्टैंडिंग पे करते हैं। अगर हम अपने सिस्टम को दुरुस्त कर लें तो मेरा ये ख्याल है कि और इससे एक बात पे एजेंडे पे इकट्ठे हो जाएं कि हमें सिर्फ पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है उसको अगले 20 साल में कैसे ले, देखिए मलेशिया भी ऐसे बना है, इंडोनेशिया में तो यूरोपियन साथ नहीं दे रहा, बांग्लादेश अब आप देख लीजिए ग्रोथ में 8% पे जा रहा है। और ये वो सारे मुमालिक हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा पीछे थे, पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा आगे था और उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लोग काम करना चाहते थे, लेकिन कुछ सूरत हाल ऐसी रही, शायद हम वही वाली बात है कि करप्शन ने जाना वो हमें दीमक की तरह चाट लिया, इसे ख़त्म करना होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। तो जनाब, आज दुनिया भर में वर्ल्ड एजुकेशन डे मनाया जा रहा है और तालीम की अहमियत के ऊपर जोर दिया जाता है और हम कहते हैं कि ज़िंदा कौमों की जो निशानी होती है वहाँ पर तालीम पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन अगर हम इसी की बात करें, अपने मुल्क से कंपेयर करें, तो हम देखते हैं कि तालीम के बजट्स की बात करें तो वो इंतहाई कम है निस्बतन दूसरे ममालिक के। और फिर हम बात करते हैं यकसा निसाब की, और कई सालों से हम सुन रहे हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों में सुन रहे हैं कि यकसा निसाब राइज किया जाएगा, लेकिन नहीं होता। फिर तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स को एक पेज के ऊपर लेकर आया जाएगा, नहीं होता। अगर हम फिर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, सबसे पहले तो गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो वहाँ हम देखते हैं कि पुरसाने हाल बे इंतहा ख़राब है। उसकी वजह ये कि पुरसाने हाल ही नहीं है, उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ निज़ाम जो है वो इतना ख़राब है, लोगों को एजुकेशन के लिए ना सिर्फ मोटिवेट किया जाता है बल्कि गवर्नमेंट स्कूल में तो कोई तालीम का है ही नहीं सिलसिला, के बहुत ज़्यादा कम स्कूल्स हैं, अगर बच्चे हैं तो असातिज़ा गायब हैं, असातिज़ा हैं तो बच्चे नहीं हैं, फिर कोर्स आउटलाइंस इस तरह की नहीं है, बहुत ज़्यादा आउटडेटेड जो है कोर्स प्लान है, इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो इंतहाई महंगी तालीम वहाँ पर दी जा रही है और फिर जो तालीम वहाँ दी जा रही है वहाँ वो गवर्नमेंट सेक्टर्स में नहीं दी जा रही, तो खासा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं हमारे ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम में। और फिर एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी जो रेट है, लिटरेसी रेट है, वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि यही बच्चे बड़े होकर माशरे का हिस्सा बनते हैं। जब तालीम नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा अपना जो रोल है वो प्ले नहीं कर सकते। इन तमाम चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराते चले। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से सलमान नवीद खान साहब, जो कि CEO हैं पाकिस्तान अलायंस फॉर मैथ्स एंड साइंस। वेलकम टू द शो सर। और साथ साथ हम कराची स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना आसिफ हबीब साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्हें भी वेलकम करेंगे शो में। राना आसिफ साहब, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि तालीम का जो मसला है वो हल नहीं हो रहा। जितनी भी हुकूमतें हैं बात तो सब करते हैं, एजेंडे में सबके होता है, लेकिन उसका आउटकम हम नहीं देखते। 2.5 करोड़ बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जाते, क्या करें? देखें, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पहली स्पीच में ही आप देखें इसका जिक्र किया था, तो इसको अंदाज़ा होता है कि प्राइम मिनिस्टर की नज़र में ये प्रॉब्लम ज़रूर है। अब 18वीं तरमीम के बाद ये है कि सूबों ने डिवॉल्व होने के बाद जब मुतवाज़ी जो फहरिस्त थी वो कॉन्करेंट लिस्ट को जब एबॉलिश हुई तो अब सूबों ने अपने अपने काम करने हैं। अब सूबा सिंध के अंदर जो कलमदान है तालीम का वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास है, मुराद अली शाह साहब के पास, जो इंतहाई तालीम याफ्ता हैं, और एहसन मंगी साहब
जो सेक्रेटरी एजुकेशन है, गवर्नमेंट कोशिश ज़रूर कर रही है, लेकिन कम्युनिटी को और सोसाइटी को भी इसमें अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। और जो माशरे में एक हम समझते हैं कि हर चीज़ हम गवर्नमेंट के एंड पे छोड़ देते हैं, हमें खुद भी इसके अंदर अपना कोई कम्युनिटी डेवलपमेंट का रोल प्ले करना होगा कि अगर सिंध में 6.2 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, तो वहाँ के जो MNAs हैं, वहाँ के जो MPAs हैं, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लोग हैं, वहाँ के जो लोग स्टेक होल्डर हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं, वो सब मिलके अगर काम करें तो ये कोई मुश्किल नहीं है कि वो बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं वो स्कूलों के अंदर हों। और इस मसले के लिए सबसे बड़ा मसला है, हमें पॉलिटिकल इकोनॉमिक एनालिसिस करना पड़ेगा कि वो कौन से इश्यूज़ हैं जो ऑब्स्टिकल हैं जिनकी वजह से ख़ास तौर पे जो असातिज़ा की भर्तियों का निज़ाम है, अगर वो सियासी सतह पे हम करेंगे और उनकी फिर हम उसके अंदर इंटरनल जो कंट्रोल है, इंटरनल सिस्टम्स नहीं बनाएंगे कि अगर एक सरकारी मुलाजिम है, वही वकील है, वही सहाफ़ी है, वही प्राइमरी स्कूल टीचर है, तो अगर उसका आसान तरीका होता है कि आप क्वाड तरीके से डिजिटलाइज उसको कर दें और तमाम असातिज़ा की डायरेक्टरी छाप दें, तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौन घोस्ट है और कौन जो सही उस्ताद है। तो इस तरह के इंटरनल कंट्रोल से हम चाहें तो हमारी प्राइम मिनिस्टर की इंटेंशन है नीचे ब्यूरोक्रेसी ताउन करे, सही, तो फिर ये काम हो सकता है। बिल्कुल यकीन, बहुत सारे हमें पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे हमारे मसाइल हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। सलमान साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो हमारा निज़ाम है, अगर हम ख़ास तौर पे बात करते हैं कोर्स आउटलाइन की, पहले तो यकसा निसाब नहीं है, और फिर गवर्नमेंट स्कूल्स क्योंकि वहाँ पर सस्ती एजुकेशन मिलती है रादर दैन प्राइवेट स्कूल्स, बच्चे लेकिन जा ही नहीं पाते, उस तरह ट्रेन ही नहीं हो पाते, बहुत सारे बच्चों को स्कूल दाखिल नहीं कराया जाता है। क्या कहते हैं आप इस पर? बात आपकी बिल्कुल ठीक है जी, जो निसाब है वो यकसा नहीं है, मगर काफ़ी हद तक है भी। 2006 के अंदर पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा करिकुलम वफाकी सतह के ऊपर बना था, जो अभी तक सूबे उसी को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके अंदर लोकल लैंग्वेजेस भी शामिल हैं, वो उर्दू के अंदर भी ट्रांसलेट हुआ है। जो चैलेंज आता है ज़्यादा वो उस करिकुलम से जो टेक्स्ट बुक्स हमने बनानी है या बनाते हैं उसकी क्वालिटी, और उससे ज़्यादा अहम जो हम क्लासरूम के अंदर पढ़ाते हैं और जो पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है, क्या उसकी हमने इफ़ेक्टिवली ट्रेनिंग उसको की हुई है, उसको वो स्किल्स दी हैं कि नहीं। लेकिन ये चैलेंज इस वक्त दो तरह के हैं जो आपने भी जिक्र किया जी। एक वो तादाद बच्चों की जो इस मुल्क के अंदर स्कूलों में है नहीं, जो इस वक्त जो वफाकी हुकूमत के अदाद शुमार हैं उनके तहत कुछ 2.25 करोड़ से ज़ायद वो बच्चे हैं। दूसरी तरफ हमारा चैलेंज ये है कि जो बच्चे स्कूलों में जा भी रहे हैं, तो आप ये देखें पाकिस्तान के अंदर लाखों बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे प्राइमरी स्कूलों में जा रहे हैं जो एक कमरे पे मुश्तमिल है, जहाँ पे एक उस्ताद या उस्तानी है, कभी वो हैं कभी वो नहीं है, मगर वो बच्चे फिर भी सुबह को उठ के बग़ैर नाश्ता किए एक स्कूल के अंदर जाके बैठ रहे हैं, क्योंकि उनको कोई ना कोई वजह तो है कि वो रोज़ जाते हैं। इसका मतलब है कि वो कुछ चाह रहे हैं। अब चैलेंज जो हमारा है, जो आपने राना साहब से भी सवाल किया था, चैलेंज इस वक्त हमारा ये है कि सब जो हमारी हुकूमतें हैं इस वक्त सूबाई वफाकी जो पिछली रही हैं 18वीं तरमीम के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, उन सब ने एजुकेशन एमरजेंसी की टर्म को बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद भी कहा, कई दफ़ा कहा कि जी 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, हमने इसके ऊपर कुछ करना है। अब कहना बड़ा आसान है, मगर हमने अभी तक, पाकिस्तान ने अभी तक ऐसा कोई स्टेप नहीं देखा जहाँ पे ये लग रहा हो कि हर वक्त हर चीज़ गवर्नमेंट मशीनरी की इस डायरेक्शन में लगी हुई है कि वो कम्युनिटी को भी अगर मोबिलाइज़ करना है, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर को मोबिलाइज़ करना है, प्राइवेट सेक्टर को मोबिलाइज़ करना है, तो वो सरकार ही कर सकती है। वो अकेले अगर हम कर भी लें तो एक हद तक हम जा सकते हैं और इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं। हुकूमत इस वक्त अगर हमारा, और ये अलमिया हमारा ये है कि पाकिस्तान उन 2 ममालिक में से है जहाँ पे पोलियो अभी तक है, मगर पोलियो का एक केस फ्रंट पेज ख़बर बनती है। क्यों बनती है? अगेन ये अलमिया है, क्योंकि बाहर की दुनिया का प्रेशर है कि पोलियो को दुनिया से ख़त्म करना है। ये हमारा प्रेशर नहीं है, ये बाहर का प्रेशर है। FATF जो एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमने पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग या फाइनेंशियल कंट्रोल्स इफ़ेक्टिव नहीं रखे, वो हमेशा से नहीं रखे। अब दुनिया कह रही है कि रखें, तो अब हम उल्टे सीधे होके सुबह शाम मीटिंग्स करके सिस्टम्स बना के 6-6 महीनों के अंदर रिव्यूज़ करा के एकदम से हम इस चक्कर में हैं कि हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएं। सुबह सवेरे पाकिस्तान।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह सवेरे पाकिस्तान की टीम और मैं रमशा कंवल आप सबके सामने मौजूद हैं एक ऐसी जगह से, एक ऐसी दुनिया से जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और जब हम बात करते हैं बाहर की दुनिया की और यहाँ पर लोगों को आके देखते हैं तो ये वो लोग हैं जो कि बाहर से इंतहाई इग्नोर्ड हैं, जिनके लिए इस दुनिया को बसाया गया है ताकि वो यहाँ पर आकर अपनी जो सेहत है, अपनी जो जहनी नशोनुमा है उसको बेहतर बना सकें। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्हें माशरे ने या जिन्हें बाहर की दुनिया ने इस काबिल बना दिया, इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि वो इस दुनिया में आकर पनाह लिए हुए हैं। आज हम इस फाउंटेन हाउस के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो कुछ जहनी दबाव का शिकार हैं, कुछ को पागल करार दिया जा चुका है, कुछ को घरों से निकाल दिया गया, कुछ को नफ्सियाती कहकर घरों से बाहर निकाल दिया गया और उन्हें फिर पनाह मिली यहाँ इस फाउंटेन हाउस में। यहाँ लोग बाय चॉइस नहीं आते, यहाँ बाहर की दुनिया उन्हें धकेल देती है इस दुनिया में, उन्हें धुतकार देती है इस दुनिया में, उन्हें इस नहज तक पहुँचा देती है कि वो पागल करार दिए जाते हैं। यहाँ हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो हमसे ज़्यादा क्रिएटिव हैं, जो मुझसे और आपसे ज़्यादा तख्लीक़कार हैं, जो मुझसे आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, हम सबसे ज़्यादा खूबसूरत बातें करते हैं, हम सबसे खूबसूरत ज़्यादा और टैलेंटेड हैं, लेकिन इग्नोर्ड हैं, धुतकार दिए गए हैं, पहचाने नहीं गए हैं, हमसे मुख्तलिफ हैं। इसीलिए उस बाहर की दुनिया ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया और यहाँ भेज दिया। देखेंगे उन चेहरों को, समझेंगे, पढ़ेंगे और उनसे प्यार करेंगे। आइए मेरे साथ। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं इस फाउंटेन हाउस के। उनसे जानेंगे कि यहाँ पर कौन कौन लोग हैं और किस तरह से रह रहे हैं, उनको किस तरीके से ट्रेनिंग और मेडिकल ट्रीटमेंट्स दिए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ ये बताइए कि कौन कौन से पेशेंट्स हैं, मेंटली सिर्फ डिस्टर्ब लोग हैं या हेल्दी लोगों को भी ला के लोग जमा करा देते हैं और यहाँ पर आप उनको ट्रीट कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है कि वैसे ये क्वेश्चन अमूमन लोग करते हैं माशरे में भी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई बिल्कुल फ़िट आदमी जो है वो यहाँ पे लाके उसको एडमिट करा दिया जाए और उसको कहा जाए कि तुम जहनी मरीज़ हो। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। आजकल आपका दौर है, मीडिया का दौर है, ये पॉसिबल हो सकता है कि किसी को इस तरह कर दिया, नहीं है पॉसिबल। यहाँ पे हमारे पास हमारी 3 ब्रांचेज़ हैं। लाहौर जहाँ बैठी हुई हैं, हेड ऑफिस है, इसके अलावा सरगोदा है, फ़ारुखाबाद है, और फाउंटेन हाउस जो है बुनियादी तौर पे एक साइकेट्री के इलनेस का ट्रीटमेंट और रीहैब सेंटर है। ठीक है। ये हमारी 3 ब्रांचों में OPDs रोज़ होती हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, पूरे पाकिस्तान से रेफ़र होते हैं पेशेंट, और वो पेशेंट जब रेफ़र होते हैं तो वो यहाँ पे आके एक प्रोसेस के थ्रू उनको देखा जाता है। हमने लास्ट ईयर 38,000 पेशेंट चेक किए, उसमें से 1600 के करीब पेशेंट ऐसे थे कि जिनको हमें एडमिट करने की ज़रूरत पड़ी। तो आप ये देखें, जो स्क्रूटनाइज तरीक़ाकार है उसके तहत किया जाता है। तो अभी यहाँ पर करंटली कितने ऐसे पेशेंट्स आपके पास मौजूद हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ? देखिए, जहाँ पे आप मौजूद हैं लाहौर में 400 बेड का हॉस्पिटल है ये। इसमें 300 बेड जो हैं वो मेल के हैं और 100 बेड जो है वो फीमेल पेशेंट्स के हैं। इसी तरह से फ़ारुखाबाद और सरगोदा में 250 पेशेंट जो है ना, दोनों जगह मिला के, तो ये 650 पेशेंट हमारे पास इस वक्त इंडोर एडमिटेड है। पेशेंट्स यहाँ से ठीक होकर बाहर भी वापस जाते हैं? देखिए, मैं आपको एक बड़ी बात करूँ, और बात ये है कि जिस तरह पाकिस्तान के कुछ इदारे ऐसे हैं कि जिस पे बीइंग ए पाकिस्तानी या बीइंग ए मुसलमान हम प्राउड फील करते हैं। अगर आप जनरल हेल्प की बात करें तो ईदी हमारा बड़ा एक नाम है। अगर हम बात करें कि कैंसर का इलाज कहाँ बहुत अच्छा होता है तो क्या आपको पता है, शौकत खानम। किडनी की बात करें तो SIUT कराची में मौजूद है, और TB पे गुलाब देवी वगैरह। तो फाउंटेन हाउस जो है साइकेट्री का एक ऐसा इदारा है कि जो साउथ एशिया में सबसे बड़ा इदारा है। ये बहुत सारे पाकिस्तान के गिर्द जो मुल्क है उसमें फाउंटेन हाउस जैसे इदारे मौजूद नहीं हैं। और फाउंटेन हाउस दुनिया में 330 फाउंटेन हाउस हैं। सबसे पहला फाउंटेन हाउस जो वो न्यूयॉर्क में, दूसरे नंबर पे लाहौर में, और ये 50 साल से ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है और मौजूद है। अच्छा, उन सारे फाउंटेन हाउस में और पाकिस्तान के फाउंटेन हाउस में एक बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क है। वो सारे फाउंटेन हाउस जो है वो गवर्नमेंट की मदद से चलते हैं, ये फाउंटेन हाउस जो है वो पाकिस्तानियों की मदद से चलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान।
अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? मेरा तहसीन जहरा। कब से हैं आप यहाँ पे? मैं दूसरी ईद आ रही है। ठीक है, तो आपको क्या प्रॉब्लम थी जो आप यहाँ पर आई? आप सोने का प्रॉब्लम था। नींद नहीं आती आपको? हाँ, नींद नहीं आती थी तो उसकी दवाई दी है डॉक्टर साहब ने। अब आपको कैसी नींद आती है यहाँ पे आने अब के सही आती है। बाद? और घर में आपके कौन कौन था? कौन लाया आपको यहाँ पे? छोटी बहन अपने बेटे के साथ छोड़ के गई है। तो आपके फैमिली में कौन कौन है? बच्चे वगैरह हैं आपके? हाँ जी, एक बेटा 2 बेटियाँ, एक बेटा, कहाँ 7 हैं वो बच्चे, 2 बच्चे? बेटियाँ, एक बेटा दूल्हा के पास है लइये में। सब वहाँ है लैया में? हाँ जी, बेटे बेटियाँ सब? हाँ जी। तो उनके पास क्यों नहीं रहती हैं आप? वो बुलाया था ना डॉक्टर साहब ने, इसलिए आए हैं दूसरी दफ़ा। दूसरी दफ़ा आए? कब, जी। कितना टाइम हो गया आपको आए हुए? मुझे आए हुए एक ईद गुजरी, अब अगली ईद आ रही है। अगली ईद आने वाली है। जी। घर जाने का दिल करता है? जी। कब जाएंगी? तो डॉक्टर साहब ने छुट्टी दे दी, हमने घर ही जाना है अब। सही। ये बड़ी मुश्किल बात है क्योंकि जब लोगों को घर वाले छोड़ जाते हैं फिर पूछते नहीं है पलट के, तो ये सबसे बड़ी जो ना बीमारी में रिकवरी नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? तो राहत, मुझे ये बताएं आप कब से यहाँ पर हैं? मैं तो आज पहले दिन आई। फर्स्ट डे आई हैं? तो क्या बीमारी थी आपको? क्यों लाया गया आपको? कोई बीमारी नहीं है, मैं तो घर जा रही हूँ। घर जा रही हैं? जी, आज छोड़ घर के जा कौन गया आपको? अब्बू छोड़ के गए हैं और कह रहे थे अभी बाजी आएगी तुम्हें लेके बाहर आएगी, फिर तुमने मेरे साथ घर जाना। और आप कब से यहाँ पे? मैं 3 माह से हूँ। आपको क्या मसला था? मुझे बस हल्का सा गुस्सा आता था। हल्का सा गुस्सा आता था? क्या करती थी गुस्से में? कुछ भी नहीं, बस मैं उनके साथ बस नाराज हो जाती थी और कुछ भी नहीं। कौन कौन था आपके घर में? भाई हैं, भाभियाँ हैं। आपकी शादी नहीं हुई? जी, मैं मैरिड हूँ। कितने एक बेटी है मेरी। शादी कर दी उसकी? नहीं, वो पढ़ती है अभी। वो किसके पास रहती है? वो भाई के पास। सही। तो क्या कैसी कैफियत होती थी आपको? कितना गुस्सा कर लेती? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कितना गुस्सा कैसे आ सकता है किसी इंसान को। क्या करती थी आप? मैं बस अपने घर में रहना चाहती हूँ। मेरे घर से उठा के मुझे यहाँ ला के रखवा दिया। कौन लाया? भाई ने रखवाया आपको? भाई ने। क्या कहना चाहती हैं भाई को? भाई को कहूँगी कि मुझे घर ले चलो, बस अब और कुछ भी नहीं। ठीक हो गई हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप गुस्सा तो नहीं करती हैं? नहीं, अब नहीं गुस्सा करती हूँ। बेटी आती है आपकी मिलने आपसे? जी। कितनी, कौन सी क्लास में पता है आपको? वो 7th में है। तो भाई के साथ मिलवाने लाते हैं भाई उनको आपसे? उनको लेके आता है। तो बेटी को कहा है कि भाई को बोले कि आपको ले जाए? कहा था, कह रही थी जल्दी आ जाएंगी आप। और आपके शौहर क्या करते हैं? मेरे शौहर की डेथ हो गई है। कितना टाइम हो गया? 7 साल। 7 साल हो गए। कहती हैं गुस्सा आता था, अब ठीक हैं और अपने घर वालों से यही कह रही हैं कि वो अब उन्हें आकर यहाँ से ले जाएं। आप अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? एक सेकंड में आपके पास याद। क्या नाम है आपका? इकरा अंजू। इकरा, क्या कब आई यहाँ पे? कितना टाइम हो गया? मुझे 3 मंथ हो गए। तो क्यों लाई हैं आपको यहाँ पे? मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता था। सबको गुस्सा आता है ये तो। मैं हैपर हो जाती थी, मैं अब्बू को मारना शुरू कर देती थी। फिर अब्बू प्यार से मुझे अपने पास बैठा लेते थे, कुछ नहीं थे कहते। फिर कौन लेकर आया आपको यहाँ पे? अब्बू। और घर में कौन कौन है? और मेरी 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो गई है और एक भाई है जो बीकॉम कर रहा है। तो आपको गुस्सा किस बात पे आता था? क्यों आप मारती थी अब्बू को? पता नहीं किस बात पे आता था, कोई से भी बात आ जाती थी ज़हन में तो मैं मारना शुरू कर देती थी। और अम्मी हैं आपकी, क्या करती हैं वो? अम्मी हाउस वाइफ है। अच्छा, तो अम्मी को कभी दिल की बात बताइए कि अम्मी मुझे इस बात पे गुस्सा आता है, आज आपने दाल पका दी मुझे अच्छी नहीं लगती। अम्मी के साथ भाई ने मुझे जाना वो मेरी चोटी खींच के भाग गया, मुझे अच्छा नहीं लगता। अम्मी के साथ मेरी अटैचमेंट नहीं है इतनी, अब्बू के साथ ज़्यादा। तो अब्बू को ही बता दिया होता, कभी बताया है कभी? नहीं अब्बू। अच्छा, किस बात पे गुस्सा आता है मुझे ही बता दें आज। नहीं, चुपके से बता दें किस बात पे गुस्सा आया हो। इस बात पे पहले नंबर पर तो मुझे इस बात पे गुस्सा आया था, मुझसे छोटी बहन की पहले शादी हो गई। सही है, इस बात पे गुस्सा आया था। ठीक है। और जी। अच्छा, तो अब क्या कहना है अब्बू को? अब आपने अब्बू को सॉरी करना पड़ेगा क्योंकि आपने अब्बू को मारा मैं है। अब्बू को मारा था। मैं अब्बू को कहना चाहती हूँ आपके इस सिलसिले से
कि अब्बू मुझे माफ़ कर दे, मेरा जो शौक़ है वो मुझे पूरा करने दे, मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। क्या सिंगर बनना चाहती हैं? सुनाएंगी कुछ? सुनाओ। जा तुझे माफ़ किया, जा तुझे माफ़ किया, दिल को तोड़ने वाले सितम है खुदाया, क्यों प्यार बनाया, फिर लिख दी जुदाई, फिर तूने ये कैसा सितम है जो सह भी ना पाऊँ, ये टूटे दिल किया है जहाँ, फिर इतना हंसाया कि गम मुस्कुराया, क्यों अपने हुए अनजान, टूट कर प्यार करे कोई तुम कर जाता है, इश्क आँखों के सामने हो तुम कर जाता। बहुत 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 खूब। और जितनी भी बातें हैं ना, उन सारी बातों के जवाब इसी गाने में जो कि अभी मैं नाम भूल गई आपका, इकरा ने गाया। क्योंकि है ही वो चीज़ ना कि आप किसी को टूट कर चाहें और आपको उसका रिवॉर्ड ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। माँ बाप वो हस्ती है इस दुनिया में, नहीं बोल सकती, कैसे नहीं समझ सकते अपने बच्चों की ज़बान। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनसे बात करो, ये मुझसे ज़्यादा जानती है, मुझसे ज़्यादा बहुत बेहतर तरीके से समझती है तमाम सिचुएशंस को। सिर्फ इस वजह से दूर है, इस वजह से यहाँ पर है कि माँ बाप उन्हें वो टेंशन नहीं दे सके, बाप भाई उन्हें वो टेंशन नहीं दे सके, वो प्यार नहीं दे सके, क्योंकि उन्होंने कहा ना कराने कि वो अपनी माँ से इतनी ज़्यादा क्लोज़ नहीं है, उनको बता नहीं सकती अपनी दिल की बातें। कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बहन की शादी पहले कर दी, उस पर गुस्सा आ गया। हम 10 तरह के रिएक्शंस अपने घर में अपने माँ बाप से शेयर कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, डांट रहे होते हैं, भिड़ रहे होते हैं एक दूसरे से, लेकिन हमारे घरों में वो अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए हम उस घरों में मौजूद हैं। ये यहाँ इस वजह से है कि इनके घरों में इनके बाप भाइयों के साथ वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये रो रही हैं, ये तड़प रही हैं, ये परेशान है, ये बिलक रही हैं अपने प्यारों से मिलने के लिए, सिर्फ इस वजह से कि ये जानती हैं कि इनसे गलती हो गई, इन्हें माफ़ कर दो। और कह भी सिर्फ यही है कि हमें माफ़ कर दो, हमें एक दफ़ा यहाँ से ले जाओ, कोई मुश्किल नहीं। इकरा, आपने देख लिया, अब अब्बू ने देखेंगे यकीनन, और अब्बू आपको लेने आ जाएं, हम सबकी यही दुआ है। क्या कहेंगी अब्बू को? अब्बू आप खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, आप मुझे घर में लेने आ जाइए, जल्दी जल्दी फ़ोन करना मुझसे। इंशाल्लाह अब्बू आएंगे। और आप भी कुछ कहेंगी भाई को? भाई को बोलूँगी मुझे लेने के लिए जल्दी से जल्दी आओ भाई, मैं पैगाम दूंगी भाई को, जहाँ रहे खुश रहे और जल्दी मुझे ले गए। कैसी बहनें हैं, कैसी बेटियां हैं कि कभी भी जो है ना वो अपने प्यारों के लिए बुरा नहीं सोच सकती, ना कह सकती हैं, हालांकि उन्हें यहाँ पे पहुँचाने वाले भी वही लोग हैं। आगे चलते हैं अगले ब्लॉक में, वहाँ पे भी कुछ लोगों से मिलेंगे। ये क्या है? देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से 2 यूनिट्स आपने देख ली, जी, तीसरा यूनिट है, सही ये है। बड़ा अफेक्टिव यूनिट है, और बल्कि आप देखेंगे कि हमारे मेंबर्स किस तरह से खुश हो रहे हैं यहाँ पे, और ये बैठे हुए हैं और वो खुश हो रहे हैं वाकई में। अस्सलाम ये वालेकुम। लाइब्रेरी है ये, क्योंकि पाकिस्तानियों ने तो किताबें पढ़ना छोड़ दी, सही, लेकिन फाउंटेन हाउस के मेंबर्स ने किताबें पढ़ना शुरू कर दी। क्या बात है। तो ये सारे यहाँ पर यहीं सिटिंग करते हैं, पढ़ते हैं और किताबें भी पढ़ते हैं यहीं पे बैठ के। यूनिट्स हैं, टाइमिंग्स अलग अलग होती हैं, लोग यहाँ पे अखबार पढ़ने के लिए भी आते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर सीखने के लिए भी आते हैं, यहाँ पे लाइब्रेरी है, मुख्तलिफ मौज़ूआत की किताबें और कुरान की तालीम भी यहाँ पे हमारी मस्जिद में भी इमाम साहब हमारे मौजूद हैं जो कुरान पढ़ाते हैं। फीमेल के लिए भी जो है ना मौलिमा मौजूद है। सही। अस्सलाम वालेकुम। आप कब से यहाँ पर हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उमर है। उमर, कब से यहाँ पर हो? मुझे 3 माह से ऊपर ही हो गया। क्या हुआ था आपको? 3 हो गया, ज़हनी मसला बन गया था। BA करने के बाद ना दिमाग ने काम करना छोड़ दिया, पढ़ने सता
घर वालों ने कहा कि अब हम आगे आपको पढ़ा नहीं सकते, इस वजह से शायद इन पर असर पड़ गया, आप ज़्यादा कमज़ोर हो गए, सही। इस वजह से शायद दाखिल करवा दिया। घर से कौन आता है मिलने, कौन छोड़ के गया था? अब्बू, मामू और फूफू का बेटा। तो आते हैं मिलने आपसे? हाँ जी। अम्मी कहाँ है आपकी? अम्मी नहीं है अभी तक मिलने। अच्छा, जिस तरह ये बता रहे हैं हमें, और मसला यही है कि सब मुंतज़िर हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके प्यारे आएंगे और उन्हें यहाँ से ले जाएंगे। किसी को कोई तारीख़ याद है, किसी को कोई वक्त याद है, किसी को कोई बात याद है, लेकिन कुछ याद हो कि ना याद हो, बस बात ये याद है कि हमें यहाँ से ले जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ वो यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जी, बात करेंगी ये। अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 40 साल से यहाँ पे। 40 साल से यहाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी मैं जब माँ जी बोलूँ तो अच्छा लगेगा। कैसी हैं माँ जी? अभी मैं बड़ी नाजुक, जैसी मेरी तबीयत ना, तो ज़्यादा बड़ों के साथ नहीं बैठ सकती। सही है। अभी आपकी तबीयत ठीक है? अभी नाजुक हूँ, अभी तबीयत ठीक नहीं। अच्छा, कब से आप यहाँ पे हैं? कौन लाया था आपको? कौन लाया था आपको? अम्मी के साथ आई थी। अम्मी के साथ? तो क्या मसला था आपको, क्या बीमारी थी? नींद नहीं आती। कितनी देर जागती थी आप? कितनी देर जागती थी आप? 2 घंटे, घंटा 2 घंटे। बस 2 घंटे सोती थी, बाकी सारा दिन जागती रहती थी। जागती रहती थी। सही। तो ट्रीटमेंट लिया फिर आपने यहाँ पे? अब आपको नींद आती है? गोलियां खाती हूँ तो नींद आती है। सही। घर में कौन कौन था आपके उस वक्त? सभी थे माशाल्लाह। कौन कौन? अम्मी, अब्बू, भाई? सब। कहाँ हैं वो लोग? मिलने आते हैं आपसे? अम्मी तो नहीं आ सकती। कहाँ है अम्मी? 1 बार आई, 2 बार आई, अम्मी की चली गई। उन्होंने पूछा क्या तकलीफ है आपको, ले जाओ। तो फिर मैं चली गई अम्मी का। फिर आ गई। फिर मैं अपने भाई के साथ आई। बस। तो भाई वगैरह अब आते हैं मिलने इधर? कोई आता है घर से? और अम्मी नहीं आ सकती अब? तो मेरा भाई बेटा मिलके गए। मिलके जाते हैं? हाँ, मिलके जाते। नहीं मिलने आते? नहीं, कल आए थे, मिलके चले गए। भूल जाती हैं, बातें मिक्स कर रही हैं, बातें मिक्स कर देती हैं, बातें भूल जाती हैं। लेकिन जो है ना 40 साल से यहाँ पर हैं, तो मैं आपको माँ जी कह सकती हूँ? माँ जी कह सकती हूँ? अम्मी कह सकती हूँ? तो आप ये समझे ना कि मैं आपसे मिलने आई हूँ, आपकी बेटी मिलने आई है। मुझे थोड़ी सी दुआएं दे दें। मुझे दुआएं देंगी? मुझे दुआ में याद रखेंगी अपनी? दुआ करती हैं? दुआ दे दें मुझे। तो यहाँ हो रही है बैडमिंटन, और जहाँ बैडमिंटन हो रही हो वहाँ वो बैडमिंटन देख के मैं नहीं रुक सकती। तो चलें जी, मैं आज सर्विस कराने जा रही हूँ, अल्लाह करे मैं कामयाब हूँ। कोई कई सालों के बाद आज बैडमिंटन खेल रही हूँ, तो मज़ा आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? समी। आप कब से खेल रहे हैं यहाँ पे? कितनी देर हो गई? मुझे 3 घंटे में मैं खेल लेता हूँ। ज़बरदस्त। और अच्छा खेल लेता हूँ। वो मुझे अंदाज़ा हो गया है। अच्छा ये बताएं, कौन लाया आपको यहाँ पे? क्या प्रॉब्लम थी? मैंने सिगरेट पिया था एक, और स्मोकिंग की वजह से इधर आया हूँ, और गुस्सा चला था मुझे, मैं इधर आ गया। सही। कौन लाया आपको यहाँ पे? इधर मेरे चाचू है, एक पापा का दोस्त है, तो एक मेरा दोस्त है, वो छोड़ के गया। तो अम्मी पापा कहाँ थे? उन्होंने रोका नहीं? मुझे नहीं पता, मुझे कहते हैं वो शहर में चले, उनका चलो। तो अम्मी अब्बू कहाँ हैं आपके? घर हैं, सियालकोट का हूँ। आते हैं मिलने आपसे? मिलने आते हैं। 1 तारीख को जा रहा हूँ घर। 1 तारीख को घर जा रहे हो? यकम को घर जा रहा हूँ। अब गुस्सा तो नहीं आता? अल्लाह का शुक्र है नहीं आता।
वो आपको जो दोस्त और चाचू थे वो सियालकोट से यहाँ पे लेकर आए थे? सियालकोट से चुमिंडा शहर सुना? हाँ। सन 2008 की जंग। चमंडा का मैदान तो मशहूर है, हम भी पाकिस्तानी हैं। इतना ज्यादा तो बैटमैन खेला। क्या बात है। तो अब जाने की तैयारी है फुल? घर जाके गुस्सा तो नहीं करोगे? पक्का वादा? पक्का इंशाल्लाह, प्रॉमिस इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही। तो बात यही है कि जनाब ये जो मुंतज़िर हैं कि हमारे प्यारे आएंगे और हमें यहाँ से ले जाएंगे, और बस इसी उम्मीद के साथ हमने अभी कुछ दिन पहले ही शो किया था ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद वो रोशन दिया है जो ज़िंदगी को चलाता रहता है, बुझने नहीं देता ज़िंदगी को। इसी उम्मीद पर ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी ज़िंदगियाँ जी रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करने की ये सारे लोग जो फाउंटेन हाउस की मैनेजमेंट है, डॉक्टर्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तो हाथ बढ़ा चुके हैं, अब हाथ बढ़ाना है तो उन घर वालों ने, उन लोगों ने जो इनके फैमिली मेम्बर्स हैं और जो इन्हें यहाँ पर छोड़ गए इस नेग्लिजेंस के साथ कि शायद अब ये ठीक नहीं हो सकते। मैंने PhD साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हुई है, ज़बरदस्त। इसके अलावा सीनियर आर्ट में, ड्राइंग में सही, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अलावा सीनियर आर्ट PhD साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ गवर्नमेंट साइंस एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी से। यहाँ क्यों आए? मैं बस मुझे बचपन में थोड़ी सी हल्की सी खराश आ गई, चोट आ गई, और ये अब मुझे हेड इंच मिग्रेन और बोन हेड स्वेलिंग हो गई। इसके लिए मेरे वाल साहब ने बाकायदा सैंडे बोलो के इलाज कराते रहे, और डॉक्टर का सुर से मेडिसिन लेते रहे। सही है। और आज तक मेरी जान से मेडिसिन नहीं मिस हुई। सही। और डॉक्टर साहब का डॉक्टर सर जी वो अपना डॉक्टर इम्तियाज साहब, अब ठीक है, अब सर में दर्द नहीं होता? नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं होता, बिल्कुल दर्द नहीं होता। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जैसे कि हम आपको इस घर के, इस दुनिया के मुख्तलिफ रंगों से रोशनास करा रहे हैं, जहाँ हमने आपको पेंटिंग दिखाई, मौसीकी दिखाई, मैंने यहाँ पर खूब सारा बैडमिंटन जो मैं वहाँ अपने दोस्तों के साथ नहीं खेलती हूँ, मैंने यहाँ अपने दोस्तों के साथ खेला और खूब इंजॉय किया। तो बहुत सारे और भी रंग हैं और अभी हम उनको अनफोल्ड भी करेंगे। यहाँ पर ब्यूटी पार्लर भी है, जिम भी है, आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो और सारे आपको जगहों के विज़िट कराएंगे और दिखाएंगे और बहुत सारी लोगों से मिलवाएंगे, कैरेक्टर से मिलवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कुछ कह रहे थे आप अभी? ये बात वैसे मैं कहता नहीं हूँ, वही कह रहा था वापस इस वैसे आम मौसरे में आ सकते हैं। आपकी तबीयत कैसी, आप ठीक है? नहीं, बहुत मैं मतलब मेंटली ज़रा इतना बहादुर फील नहीं कर रहा जैसे पहले था मैं। क्यों, क्या हुआ आपके साथ? बस वो पहले दोस्त यार थे वो बिछड़ गए, अब वो नहीं मिलते। तो अब लाइफ ऐसी हो गई है, ज़हनी तौर पे बहुत वो डिस्टर्ब था मैं। अब यही कह रहा था वापस कब होगा, कोई मिरेकल होगा ऐसा कुछ। वापस जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं वापस जाके? ये मुझे खुद भी नहीं पता। आप वापस जाके सबसे पहले किससे मिलना चाहेंगे? अपने जो अजीज़ भाई है वो उनसे। यहाँ पर आपको कौन लेकर? यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे तो मेरी फैमिली में यहाँ पर आई थी। मैं पहले तो कहीं और था, ये सऊदी अरेबिया में, तो फिर यहाँ आया हूँ इलाज के लिए आया, फिर चला जाएंगे यहाँ से। सही है। तो अब हम जा रहे हैं स्कूल में जहाँ पर पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। क्या पढ़ाते हैं डॉक्टर साहब यहाँ पे? किन किन लोगों को पढ़ाते हैं? देखिए बात यह है कि जो स्कूल है ये ऐसे बच्चों का स्कूल है कि जो ज़हनी माजूरी का शिकार, सही, और साथ में दूसरे की प्रॉब्लम्स मौजूद है। तो ये पाकिस्तान में बड़ा यूनिक किस्म का स्कूल है। ठीक है। तो अब हम इस स्कूल के अंदर मौजूद हैं जहाँ पर काफ़ी सारी क्रिएटिविटी है और इस कमरे में घुसते ही एहसास हो जाता है कि सब लोग कितने क्रिएटिव हैं और इन सब की क्रिएटिविटी को निखारने के लिए, उभारने के लिए और उसको मज़ीद क्रिएटिव बनाने के लिए यहाँ पर जो असातिज़ा मौजूद हैं उनकी मेहनत नज़र आ रही है इस कमरे के कोने कोने में, क्योंकि कमरे का कोना कोना जगमगा रहा है, रंगों से भरा हुआ है और ये सारे रंग भले हैं इन लोगों ने जिनकी अपनी ज़िंदगियों के रंग खाली हैं, कैनवस बिल्कुल खाली हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? अमजद नईम है मेरा नाम। अमजद साहब कब से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, किस तरह ट्रेन करते हैं बच्चों को? मैं तकरीबन बच्चों के साथ पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ और ये हमारा जो है एक छोटा सा फाउंटेन हाउस के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पे हम अबव 17 एज के बच्चों को ट्रेन करते हैं एज ए वोकेशनल
ट्रेनिंग देते हैं जिसमें कि डिफरेंट टास्क होते हैं, जैसे पेपर बैग्स हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे पेपर बैग्स बनाते हैं। उसके अलावा खड्डी पे काम करते हैं, उसके अलावा ज्वेलरी है, फोटोकॉपियर मशीन इवन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, और स्क्रीन प्रिंटिंग है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, और पेंटिंग्स तो आप ये देख रहे हैं पूरी गैलरी हमारे बच्चों की पेंटिंग से भरी पड़ी है। और इसके अलावा आपको हम दिखाते हैं कि खड्डी पे सिंपल धागे से ये काम हमारे बच्चे करते हैं। टेबल रनर्स हैं जो कि एक सिंपल धागे से बनाया जाता है। ये पूरा खुद बनाया जी गया, बिल्कुल। जबरदस्त। और इसके अलावा ये पैड्स, मैट्स हैं, फुट मैट्स, जो कि मैनुअल सारे तैयार किए जाते हैं। सही, तो यानी खासा यहाँ पर काम हो रहा है, और हम किसी एक मीडियम पे नहीं हो रही। देखें, जो पेपर बैग्स की बात करें, वो पेपर बैग्स यहाँ पर बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं कि कर रहे हैं, और अभी भी काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर हैं जो कि काम कर रहे हैं। तो पूछते हैं अभी कौन कौन क्या क्या बना रहा है और किसने क्या क्या बना लिया है। तो जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। क्या बना रहे हैं आज आप? ट्री बनाया है। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद, कब से यहाँ पर हो? 4 दिन से। 4 दिन से। क्या मसला था आपको? पहले से यहाँ पर कितना टाइम हो गया? ये पिछले 8 साल से हैं यहाँ पे। ये हमारे डे स्कॉलर्स होते हैं। सुबह फाउंटेन हाउस की वैन इन्हें घरों से पिक करती है। सुबह 8:30 से 2 बजे तक ये यहाँ पे होते हैं। इवन घर चले जाते हैं? घर चले जाते हैं, और फाउंटेन हाउस इनको लंच भी फ्री में देता है, और यहाँ से ये लंच करके घरों में जाते हैं। तो क्या प्रॉब्लम था आपको? क्या नहीं पता? नहीं पता, भूल गए। यहाँ हम जब घूम रहे हैं, देख रहे हैं, सारे लोगों को महसूस कर रहे हैं, तो दिमागी कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन जब इन्हें करीब से देखते हैं, हर किसी का अपनी स्टोरी को देखने की कोशिश करते हैं, तो लगता नहीं कि इतने भी कमज़ोर हैं, क्योंकि हाफजा अगर देखा जाए तो बड़ा ही ज़बरदस्त है। शेर सुना रहे थे आप हमें, आपको शेर याद है? कोई सा शेर याद है तो सुनाओ। किस्से मेरी वहशत के जो मरकूम हैं सारे, आदेख तेरे नाम से मंसूब हैं सारे, बस एक यही ज़र्फ़ गए जो खामोश हूँ अब तक, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम हैं सारे। अब कौन मेरे पाँव की जंजीर को खोले, क्या मेरे सिवा शहर में मासूम हैं सारे। वाह वाह वाह। और अब हम इस वक्त मौजूद हैं अदाकार कैफ़ी साहब के बेटे के साथ, जो इस वक्त यहाँ पर हैं, और उनसे जानेंगे कि वो कब से यहाँ हैं और क्यों यहाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली कैफ़ी। मोहम्मद अली साहब, कब से यहाँ पर हैं, क्यों? तकरीबन 12.5 साल से यहाँ पे। क्यों? बस कुछ ऐसा हुआ कि एकदम वहम से होने लगे, तो मैं उनकी वजह से खासा परेशान रहने लगा। फिर मुझे ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट किया गया, बजाय मर्ज़ ख़त्म होने के बढ़ गया। फिर उसके बाद मेंटल हॉस्पिटल वालों ने कहा कि इसको इलेक्ट्रिक शॉक्स की नहीं, थेरेपी की ज़रूरत है। तो मुझे फाउंटेन हाउस में यहाँ पे एडमिट करवाया गया, और मुझे यहाँ पे 12.5 साल हो गए। अब ठीक है आप? अब नॉर्मल हूँ, लेकिन क्या वहम होता है आपको? नहीं, अब तो नहीं होता, पहले क्या होता था? बस ऐसे आपने स्टोरी पढ़ी होगी, द मैन हु वाज इन हॉस्पिटल, बस उस टाइप के ही बस वहम होते थे। क्या, किस, हमें बताएं उसके बारे में। कोई बीमारी है तो सोचने लग बना ये मुझे होगी, ऐसे लगता था आपको कोई बीमारी हो गई है, ये सोचते रहते थे? शुगर है तो सोचना, एक ब्लड प्रेशर है तो सोचना, वो चेक भी करवाना, टेस्ट भी करवाना, उन्होंने कहा नहीं है, फिर भी सोचते रहना नहीं है। इस तरह बस वो हो गया था। लेकिन ये तो आज से 18-20 साल पहले की बात है। तो मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, लेकिन बस नहीं लेके जा रहे घर वाले। तो जाना चाहते हैं घर वालों को बताना चाहते हैं कि आप घर जाना चाहते हैं? बताएं उन्हें, टीवी पे देखेंगे, हो सकता है आपको ले जाएं। उन्होंने दर्जनों दफा देखा होगा जी। अच्छा, तो यहाँ पर अली, आपके भाई दो यहाँ पर बहनें मिलने आता है कोई आपसे यहाँ पे? कितने? 2 साल से कोई नहीं आया। पहले आया करते पहले आया करते। अब क्यों नहीं आते? पता नहीं, 2 साल से उन्होंने फ़ोन भी नहीं किया, राब्ता कॉन्टेक्ट ही कोई नहीं है। मिलना चाहते हैं, राब्ता करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं बात, लेकिन कोई लेने ही नहीं आता। और बात करके किसी से भी ऐसा नहीं लगता है, मसाइल होंगे भी और बहुत ज़्यादा वर्ष भी होंगे, लेकिन 12 साल किसी को ठीक होने में शायद बहुत बड़ा अरसा लेते हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। ये लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ये कौन सा डिपार्टमेंट है और ये कौन सा रूम है? ये हमारा बेसिक मेन यूनिट है कि जहाँ पे मेल्स, आपने जिस तरह फीमेल में पहले देखा है, तो उसके बाद मेल जो है ना, वो यूनिट यहाँ पे इस पे काम हो रहा है। और यहाँ पे जो मुख्तलिफ हमारे मेंबर्स हैं, आप देखें वो कोई पेंटिंग कर रहे हैं, कोई यहाँ पे आर्ट वर्क कर रहे हैं,
बताइए। ये देखें, ये हमने थैले बनाए कपड़े के, क्योंकि हम उस मुहिम में शामिल हैं कि जो प्लास्टिक बैग्स को ख़त्म करने वाली। सही। तो ये हमारे सारे लोग कर रहे हैं, आप इनसे पूछें क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उसामा डार। मोहम्मद उसामा, क्या बना रहे हो? मैंने कुल नफ्स ज़ाक़तुल मौत बनाया है। सही है। और बुलबुल अल्लाह बनाया और अल्लाह अकबर बना रहा हूँ और कलर कर रहा हूँ बीच में इनके। सही है। कब से यहाँ पर हो? मैं 4 मंथ हो गए मुझे यहाँ से। कौन लाया आपको यहाँ पे? मेरे अंकल खालू कर्नल कदीर भट्ट और मेरे मामू। क्यों लाया आपको यहाँ पे? मैं नशे की वजह से, ड्रग एडिक्शन था, मैं इस वजह से यहाँ पे आया। कौन से, क्या नशा करते थे? हैश करता था, अब छोड़ दिया, शुक्र अल्लाह का। यहाँ से मुझे बहुत अच्छी दुआएं मिली हैं और बहुत अच्छा इधर इन्होंने मुझे आउटवर्क दिया। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ है इधर आके। इधर का खाना भी बहुत अच्छा है, इधर की हर चीज़ काफ़ी अच्छी है। अब ठीक हो? मैं अब ठीक हूँ। घर वाले याद आते हैं? काफ़ी याद आते हैं, मिलने भी आते हैं, कम आते हैं। मेरा दिल करता है कि मैं घर चला जाऊँ। कौन कौन है घर में? घर में मेरी एक सिस्टर है, वो अब नॉर्मल है, मेंटली डिसऑर्डर और फिजिकल डिसऑर्डर। मेरे वालिदैन दोनों नहीं हैं, दोनों फौत हो चुके हुए हैं। तो कौन संभालता है घर पे? पुप्पो संभाल रही है मेरी बहन को। और आप किसके पास रहते थे? मैं अपनी अम्मी के पास रहता था, तो रेंट में रहता था। तो अम्मी अब्बू कैसे फौत हो गए? अब्बू ने सुसाइड किया था और क्यों? अम्मी बस पैसों की वजह से सुसाइड कर लिया था उन्होंने। घर के हालात ठीक नहीं थे? जी, हालात नहीं थे ठीक थे, पुअर फैमिली थी। और अम्मी को क्या हुआ? अम्मी बीबी छूट करके फौत हो गई थी अब्बू के जाने के बाद। जी। तो फिर आप किसके पास रहते थे? मैं अकेला रहता था, बहन और भाई अकेले रहते थे, जॉब करते थे। फोटोग्राफी की उसामा डार फोटोग्राफी के नाम से मेरा पेज है। उसामा डार फोटोग्राफी के नाम से मेरा पेज है फेसबुक पे। जी। तो बहन तो आपकी अब नॉर्मल है, फिर बहन घर संभाल लेती थी सारा? नहीं, मेड रखी हुई थी उसके लिए। मैंने 10,000 रुपये के लिए ना, मेरी खाला ने मेड रखी हुई थी उसके लिए। कितने अरसे तक फोटोग्राफी करते रहे? मैंने 2016 से लेकर 2017-18 तक फोटोग्राफी की है। और अब मैं जा रही हूँ सैलून में, जहाँ पर इन ख़वातीन को कहते हैं ना कि ख़वातीन कहीं पे भी फैशन किए बगैर नहीं रह सकती, अपने आप को सजाना चाहिए, संवारती हैं। तो ये कैसे पीछे रह सकती हैं? और इसका सारा क्रेडिट जाता है इन लोगों को, क्योंकि यहाँ जो फाउंटेन हाउस में मैनेजमेंट है, उन्होंने ये सारे इंतज़ाम किए कि ख़वातीन के लिए उनके सारे तरह के जो शौक़ हैं वो पूरे करने के लिए यहाँ पर सैलून भी मौजूद है और यहाँ पर इनकी प्रॉपर केयर की जाती है। तो आज देखते हैं कि सैलून में इस वक्त क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? शुमाइला नवाब। शुमाइला, क्या हो रहा है? आईब्रोज बन रही हैं? यस, पार्लर वो मेरी हमारी मैडम है, हमारा मेकअप करेंगी इंशाल्लाह, बहुत खूबसूरत तैयार करेंगी मुझे। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? लाहौर के सांदे। वाह, क्या है, फंक्शन है वहाँ पे? घर जा रहे हो? क्या, क्यों बुलाया, लेने आ रहे हैं आज आपको? आज मुझे लेने आ रहे हैं। अच्छा, कौन आ रहा है घर से लेने? भाई। क्या नाम है उनका? शबाज। अच्छा, कितने टाइम पहले छोड़ के गए थे वो आपको यहाँ पे? दूसरा महीना शुरू हो गया है, 1 माह का था मुझसे, दूसरा महीना शुरू हो गया, वो एंड हो रहा है वो भी। यहाँ पे ख़वातीन को जो है खूब तैयारी करती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या सर्विसेज देती हैं उनको? सभी कुछ, फेशियल वगैरह, लिप्स, आईब्रोज, जो भी इनको रिक्वायर होता है सभी करती हूँ। अच्छा, तो ये जो ख़वातीन हैं, ये इनके डेज बने हुए हैं या किस तरह से आती हैं, कब कब आ सकती हैं आपके पास? जी, इनके डेज हैं, ये 2 बार, 1 बार होते हैं, 2 बार दूसरी दफ़ा, और 1 वीक में हम 2 बार आते हैं। सही। तो ये आपको परेशान तो नहीं करती कि मेकअप आज पसंद नहीं आया या आईब्रो कैसी बना दी सभी है? कुछ बहुत पसंद आता है, ये बहुत कोऑपरेटिव है, हमारे पेशेंट बहुत अच्छे हैं ये। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम सजाद अली है, मैं इमरान खान का फ़ैन हूँ। ठीक है ना, इमरान खान ने दुनिया में अच्छे अच्छे काम किए हैं और पेट्रोल बढ़ाया, लेकिन ये इतना नुकसान भी तो किया, लेकिन मुल्क का कर्जा तो कम किया ना। चाइना से मुज़ाकरात कर रहा है, हर किसी से मुज़ाकरात कर रहा है, लेकिन खुद पैसा नहीं खा रहा। ठीक है ना, इमरान खान इसलिए अच्छा है, ईमानदार है, आपको ईमानदार है। लगता है आगे जाके पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे और ये सारे जो हम मुश्किलें देख रहे हैं हल हो जाएंगी पाकिस्तान में, इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। कब तक, कितना टाइम लगेगा? अल्लाह पे भरोसा है। वोट डाला था? वोट डाला था इमरान खान को। क्यों?
इमरान खान को वोट डाला था इसलिए कि नया पाकिस्तान बनेगा। तो नया पाकिस्तान बन रहा है अभी, इसकी वजह से लोगों में चेंजिंग भी आ रही है। हम भी देखे फार्मडन हाउस में आ गए हैं, घर की दवाई नहीं सी खाते, घर वालों ने हमें फार्मडन हाउस भेज दिए। तो आप खुली बुटी दवाई खाओ, खुला खाना खाओ, पैसे भी भिजवाते हैं 20,000 25,000 महीने का इधर लगाया हुआ है मेरा, ठीक है ना। और उसमें से 50 रुपये मुझे डेली भी मिलते हैं, मैं खाता हूँ, ठीक है ना। ऐसे मेरा गुजारा हो रहा है। तो नए पाकिस्तान में अच्छी जगह पर आ गए हो। अच्छी जगह पे आ गए। चलो, इमरान खान साहब को कुछ कहना चाहते हो? इमरान खान साहब को यही कुछ कहना चाहता हूँ, आप हमेशा मेहनत करें और फूलें और फलें। वाह, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? बाजी नवी अल्ताफ खान। नवी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक हूँ बाजी। इमरान खान साहब, आप बता रहे थे अभी हमें कि आपके क्लास फेलो हैं। कहाँ पढ़ा आपने साथ? एचएसएम कॉलेज और चीफ कॉलेज में। कैसे दोस्त थे खान साहब आपके? अच्छे दोस्त थे, मेरा हाल चाल पूछते थे। जब इमरान खान आए थे यहाँ पर तो आपसे मुलाकात हुई थी, क्या कह रहे थे? हाल चाल पूछ। तो खान साहब कुछ कह के गए थे आपसे, क्या कह रहे थे? हाल चाल पूछे थे। इमरान खान कैसे स्टूडेंट थे? शरारतें करते थे या पढ़ने में बहुत अच्छे थे या बिल्कुल निकम्मे थे? शरारतें करते। बहुत शरारती थे। और आप? मैं भी बहुत शरारती। दोनों ने मिलके कोई शरारत की हो, याद है? याद नहीं याद। कुछ कहना चाहते हैं इमरान खान को टीवी पे अगर आपको देख रहे हो तो? बताइए क्या कहना। इमरान खान साहब को कह दें कि आप कह कर गए थे मैं आऊँगा, आप जल्दी वापस आइए, बोल दें। जी चलो जल्दी वापस आओ। हमें इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम माँ, कैसी हैं? क्या नाम है आपका? साजिदा तबस्सुम। साजिदा आपा, कैसी हैं? तबीयत ठीक है? ठीक है। कब से हैं यहाँ पे? मुझे 20-21 साल हो गए हैं इधर हूँ। क्यों है, क्या तबीयत ख़राब होती थी आपकी? वो तबीयत नहीं थी ख़राब होती, नहाती धोती नहीं थी मैं, नहाती नहीं थी और मुंह भी नहीं थी धोती, इसलिए उन्होंने मुझे घर वालों ने इधर भेज दिया कि ये नहाती धोती क्यों नहीं। कौन लाया आपको यहाँ पे? वो जो हमारे रिश्तेदार हैं ना, जिधर रहते थे हम, 1C1 टाउनशिप में रहते थे, तो वो इधर छोड़। कौन कौन था आपके घर में? वो इंशाल्लाह खान और उनकी अम्मी अब्बू बहन भाई ये लोग थे? नहीं, हमारे अम्मी अब्बू उधर नहीं थे रहते, उधर मेरे ससुराल वाले रहते थे। अच्छा, वो छोड़ के गए आपको यहाँ पे? वो छोड़ के गए हैं। शौहर हैं आपके? वो तलाक दी हुई थी शौहर ने, तो फिर उन्होंने कहा था तलाक वापस ले लेंगे हम, तो तलाक उन्होंने अब वापस लेनी है मेरे से, और कहते थे घर ले जाऊंगा, तो ले जाएंगे। अब अल्लाह बेहतर जाएंगे, जानते हैं कि ले जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे। इंतज़ार करती हैं आप उनका? चाहती हैं कि वो आके ले जाएं आपको? चाहती तो हूँ, मेरे बच्चे इतने सारे उनसे हैं, इसलिए सुलह करना चाहती हूँ। कितने बच्चे हैं आप? बच्चे माशाल्लाह मेरे काफ़ी सारे हैं। कितने याद है? नहीं, छोटे छोटे थे जब छोड़ आई थी क्या? जवान है अब। मिलने आते हैं आपसे? शादीशुदा भी हैं, कईयों की शादियां भी कर दी हैं। मुझे उधर बच्चों के पास कोई जाने नहीं था देता। क्यों? ये वो जो शौकने बनी हुई थी मेरी, वो मुझे मेरे बच्चों के पास नहीं थी जाने देती। वो कहती हैं हमें अम्मी कहो और इसे आंटी कहो। बच्चे याद आते हैं आपको अपने? मिलना चाहती हैं उनसे? बिल्कुल, उनके पास रहना चाहती हूँ, मिलना भी चाहती हूँ। क्या कहेंगी उनको अगर आपको टीवी पे देख रहे हैं तो? उनको यही कहती हूँ कि उन अपनी ज़िंदगी वो कामयाबी से गुजारें, वो नाकामियों का मुँह ना देखें, हमेशा हर मैदान में वो कामयाबियाँ गुजारें, नाकामी ना देखें। मिलने आते हैं आपसे?
आज बेटियाँ आती हैं सर, बेटे नहीं आते? भतीजा भी आता। कितनी बेटियाँ आपकी? माशाल्लाह काफी सारी है। और बेटे क्यों नहीं आते? पता नहीं बेटे क्यों नहीं आते। शौहर से कुछ कहना चाहती हैं? सुनते हैं आपकी बात जब आते हैं तो? पता नहीं, कुछ कह दें, शायद आपकी बात हमारे से सुन लें तो आ जाएं आपको लेने के लिए। आपके बेटे आप इस शो देख रहे हो तो वो आपकी बात सुन के आ जाएं। बेटे आ जाएंगे, उम्मीद है आपको? हाँ। तो ये वो माँ है जहाँ पर जो ये कहती हैं अपने बच्चों को, हम बार बार पहले भी हम ये उस वक्त यही बात कर रहे थे कि माँ जो होती है ना, माँ वो हस्ती होती है कि जो अपने बच्चों को कभी भी कितने भी दुख में हो ना, वो अपने बच्चों को कभी बद्दुआ नहीं दे सकती। और यहाँ पे भी हमने यही देखा कि कभी भी कोई भी माँ बात सिर्फ यही है, अल्फाज सिर्फ यही है। उस वक्त भी हम यही बात कर रहे थे कि मेरे बच्चों को कामयाबियाँ मिले, मेरे बच्चे कभी नाकामी ना देखें। और ये वो बच्चे जो बच्चे अपनी माँ को यहाँ छोड़ गए, जिन्हें कोई पूछता नहीं है, लेकिन माँओं के दिल में हमेशा अपने बच्चों के लिए सिर्फ दुआएं, सिर्फ दुआएं और सिर्फ दुआएं। मुंतज़िर हैं वो कि कब आएंगे और कब उनसे मिलेंगे और कब उन्हें लेके जाएंगे। 20-20 साल, 12-12 साल। हाँ, अम्मा वहाँ पे बैठी थी, इतने बरस बीत गए। नहीं, आप मेरी माँ हैं, आप ऐसे ना करें। हम आपको हंसता हुआ देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं, ठीक है? आप मेरे लिए दुआ करेंगी? दुआ करें मेरे लिए। दुआ करूँगी अल्लाह पाक मेरी औलादों को नफ्सियाती मरीज ना बनाए। या अल्लाह पाक मुझे और मेरी औलादों को नफ्सियाती मरीज ना बनाए। या अल्लाह पाक मुझे और मेरी औलादों को नफ्सियाती मरीज ना बनाए। या अल्लाह पाक मुझे और मेरी औलादों को अपने अमान में रखे। या अल्लाह पाक मुझे और मेरी औलादों को अपने अमान में रखे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे और हम सबको ऐसी कड़ी मुश्किलों से बचाए, क्योंकि तू ही वो ज़ात है सिर्फ जो हम सबको इन मुश्किलों से निकाल सकता है, इन सबको इन मुश्किलों से निकाल सकता है। या अल्लाह, हम सब कितनी इस्तिताअत नहीं है, हमें ऐसी आज़माइशों में न डाल। जब हम इंसानी ज़िंदगी हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।